प्यारे बच्चों। आज मैं आप गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको रसायन बलगत की यूनिट 3 क्लास 12 का पढ़ा रही हूँ। और जैसा हमें मालूम है, रसायन बलगतिकी यानी रासायनिक विलयन में रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनकी गति का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, हमारी भी तो गति अलग अलग होती है। कभी तो हम बहुत धीमे काम करते हैं, कभी हम लोग ठीक ठीक काम करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम बहुत तेजी से काम करते हैं। इसी तरीके से हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं भी 3 तरीके की होती हैं। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम ये ज्ञात करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या है, उसकी गति का निर्धारण जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी का नाम होता है रसायन बल गतिकी। तो बल गतिकी, गतिकी मतलब परिवर्तन। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो रहा है उसी का नाम हुआ रसायन बल गतिकी। रसायन बल गतिकी के अंदर हम लोग 3 तरीके की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि रसायन बल गतिकी के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले वो अभिक्रियाएं होती है जिनका नाम है मंद गति या मृत अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो बहुत दिनों में, महीनों में और सालों में जाके पूरी होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद गति या मृत अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जंग का लगना। जंग कभी भी एक दिन में नहीं लगती है। जैसा अपन को मालूम है, हमारे पास 12 महीने होते हैं, लेकिन क्या 12 महीने बरसात होती है? नहीं, 12 महीने बरसात नहीं होती। और जंग के लिए जो हमारे पास सुटेबल मीडियम है वो क्या आएगा कि वातावरण में नमी होना आवश्यक है, वातावरण में गैसों का होना, उपस्थित होना आवश्यक है। तो अगर नमी होगी तभी तो जंग लगेगी। वो कितनी होती है? 1.5-2 महीने। इसके मतलब है इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत महीनों और सालों लग जाते हैं, तब जंग पूरी तरीके से लगती है। तो वो अभिक्रिया, इसके मतलब जंग लगना, एक मंद गति या मृत अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से आपको पता होगा, कोयला क्या एक दिन में बनता है? नहीं। कोयला किससे बनता है? जीवाश्मों से बनता है। और वो कब, जैसे जीवाश्म का क्या होता है? अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद कोयला बनता है। तो ये भी बहुत दिनों में, महीनों में और सालों में जाके बनता है। इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा मंद गति या मृत अभिक्रियाओं का ही उदाहरण है। फिर तीसरा उदाहरण, ये सारे उदाहरण आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम का बनना। पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत बड़ा अंतर होता है। पेट्रोलियम मतलब होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो हमारे भारतवर्ष में तो नहीं मिलता, लेकिन इसको बनने में भी बहुत साल लगते हैं और तब ये बनता है। इसके मतलब वह अभिक्रियाएं जो बहुत दिनों में, महीनों में और सालों में जाके पूरी होती है, उन्हीं को हम कहते हैं मंद गति या मृत अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे हमें मालूम है कि हमेशा अभिक्रियाएं धीमी नहीं होती है, ज्यादातर अभिक्रियाएं हमारी मीडियम चलती है। मीडियम मतलब ना बहुत तेज और ना ही बहुत धीमी। वे अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत तेज होती हैं और ना ही बहुत धीमी होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को मंदक गति की अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे एस्टर का जल अपघटन। एस्टर, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फल होते हैं, सबके अंदर एस्टर होता है। और एस्टर की ही एक इस विशिष्ट सुगंध और गंध होती है जिनसे हम पता लगा लेते हैं। जैसे सेब, आपके सामने अगर कोई सेब रख दे और आंख बंद करके आपसे पूछे क्या है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, मैडम ये सेब है या ये केला है या कोई भी फल है, उसके बारे में आप पता लगा लेते हैं। तो एस्टर, क्योंकि फलों के अंदर एस्टर होता है, और एस्टर का जो जल अपघटन है वो कैसा है? मंदक गति की अभिक्रिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी हमारे मौसम में कैरी चल रही है, कच्चे आम। तो कच्चे आम अगर हमारे घर में आते हैं तो क्या वो एक दिन में पक जाते हैं? बिल्कुल नहीं। उन ना क्या बहुत सालों में पकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको पकने में वही 2-3 दिन के अंदर अगर डलिया में डले रहते हैं तो पक जाते हैं। इसके मतलब है ये अभिक्रिया ना तो बहुत तेज है और ना ही बहुत धीमी। ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम कहते हैं मंदक गति की अभिक्रिया। जैसे एस्टर का जल अपघटन, CH3COO C2H5,
इसका नाम है मिथाइल एसीटेट, जिसका जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है और इथाइल एल्कोहल बनता है। सभी फलों के अंदर एल्कोहल उपस्थित होता है और हर फल जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। फिर अब हमारे पास तीसरी अभिक्रिया है, वो अभिक्रियाएं जो बहुत जल्दी होती हैं, जैसे जो अभिक्रिया 10 की घात -16 से 10 की घात -14 सेकंड के अंदर पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे पलकों का झपकना, क्या हमको कभी पता लगता है? सेकंड भी नहीं लगते, आंखें कब पलक झपक जाती है, तो ये भी एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। जैसे देखना, विजन जिसको बोलते हैं, क्या हम देखते हैं तो क्या हमें एक टुकड़े में कोई चीज दिखाई देती है? नहीं, जब हम देखते हैं तो हमको सब चीज एक साथ दिखाई देती है और ये अभिक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। तो देखना हुआ या पलकों का झपकना हुआ, ये भी एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रासायनिक विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में हमें उदाहरण भी रसायन विज्ञान के देने हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, आप देखिए बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप में हमारे पेड़ जो होते हैं वो झुलस जाते हैं, लेकिन जब हम उनमें पानी डाल देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद टाइट हो जाते हैं। इसके मतलब ये अभिक्रिया भी तीव्र गति की अभिक्रिया है। इसी तरीके से जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे अगर हम नमक, एक चुटकी नमक लें, पानी में डाल दें, 1 कप पानी में डालें या 1 गिलास पानी में डालें, वो तुरंत घुल जाता है। तो जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये भी हमेशा तीव्र गति की अभिक्रियाएं ही कहलाती हैं। तो इसके मतलब वो क्या हुआ, क्या समझ आया आपको कि रसायन बलगतिकी के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: मृत अभिक्रियाएं, मंदक अभिक्रियाएं और तीव्र गति की अभिक्रियाएं। जैसा कि हम रसायन बलगतिकी के अंतर्गत जानते हैं तो हमने शब्द यूज किया गति, गति, लेकिन गति शब्द जो है वो आपके भौतिक का है। गति शब्द जो है वो हम गणित में यूज करते हैं, इसको फिजिक्स में यानी भौतिक में यूज करते हैं। तो हम गति का निर्धारण रासायनिक पदार्थों में कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने मालूम पड़ा पानी में शक्कर मिलाई और मिलाने के बाद उसको हिलाया और उसके हिलाने के बाद हमने उसको फैलाया? तो ऐसा तो संभव ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे रासायनिक पदार्थ भी बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसा तो हम संभव नहीं है कि हम उनको गिराएं और फिर उनकी दूरी नापें और कितना समय लगे, क्योंकि ये हमें मालूम है कि गति बराबर क्या होता है, यानी कि अभिक्रिया की गति बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय में हम क्या दूरी को नाप सकते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं। समय का तो जरूर निर्धारण करते हैं, क्योंकि बिना समय के कभी भी गति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए रसायन बलगतिकी के अंतर्गत हमने एक नया शब्द यूज किया जिसका नाम हुआ दर। तो अभिक्रिया की दर का मतलब हो गया अभिक्रिया की गति। तो गति के लिए हमने एक नया नाम लिया जिसका नाम हुआ दर। तो दर बराबर अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो कुछ नया बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो जो भाग लेते हैं वो बने अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद बनेंगे उनको कहेंगे हम उत्पाद। तो अगर जब अभिकारक चलेगा तभी तो उत्पाद में परिवर्तित हो पाएगा। तो इसके मतलब क्या हो गया कि हम रसायन बलगतिकी के अंतर्गत केवल और केवल अभिकारक का अध्ययन करते हैं, ना कि उत्पाद का। क्योंकि चलता कौन है, परिवर्तन किस में होता है? अभिकारक में, ना कि उत्पाद में। तो उत्पाद अब हम कैसे इसका जो सूत्र निर्धारित करेंगे वो कैसे करेंगे? तो क्या हुआ, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो एक निश्चित समय में अभिकारक और उत्पाद में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही हो गया अभिकारक की अभिक्रिया की दर। इसको हमने आपको एक ग्राफ से भी समझाया है। देखिए ये ग्राफ हमने बनाया। हमारे पास 2 तरीके की मुख्य अभिक्रियाएं होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आप लोग को पता होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब हो गया कि अभिक्रिया दोनों तरफ से संभव है। इसके लिए हम लोग अभिकारक और उत्पाद का नाम नहीं लेते, बल्कि हम कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अभिक्रिया जो आगे की तरफ जा रही है और एक जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। जब दोनों तरफ से अभिक्रिया की गति बराबर होती है तो उनको हम डायनामिक
साम्यता के साम्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और एक पॉइंट ऐसा होता है जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलने लगती हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वाले ग्राफ में समझाया है कि अगर हम सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं या ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता कम होती है। जैसे ये अभिकारक है, ये धीरे 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 परिवर्तित किस में हो रहा है, उत्पाद में, तो अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो अभिकारक का ग्राफ नीचे आ रहा है लेकिन उत्पाद का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम लोग डायरेक्ट सिंगल हेडेड एरो, यानी एक तरफ जिसमें हेड लगा होता है, ऐसे ऐसे एरो का तीर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अभिक्रिया दोनों तरफ से संभव होती है तो इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो ग्राफ आता है उसमें अभिकारक भी चल रहा है और उत्पाद भी चल रहा है और एक समय आके दोनों एक साथ साथ चलना शुरू करते हैं, तो उत्क्रमणीय का ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हमें कभी सवाल भी आते हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में भौतिक रसायन के अंदर 3 जो चैप्टर दिए हैं एनसीईआरटी ने, उनके अंदर तीनों ही चैप्टर में सवाल आते हैं, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे? तो हमने अभिकारक की दर का भी एक सूत्र निकाला। अभिकारक की दर बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय। जैसा कि अभी अभी हम बता चुके हैं कि चलना किसको है? अभिकारक को। बनेगा कौन? उत्पाद। तो सांद्रता धीरे धीरे अभिकारक की कम होगी, तो अभिकारक के लिए हमने यूज किया सांद्रता में कमी बटे समय। इसके मतलब है कि अगर हम किसी अभिक्रिया में सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता के को प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमें माइनस चिन्ह लगाना जरूरी होता है। उसके आगे हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस चिन्ह क्यों लगाएंगे? माइनस प्रदर्शित करेगी कि सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक है, माइनस क्या करेगी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। अच्छा, अगर हमें उत्पाद की दर निकालनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उत्पाद की दर बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय। जैसे हमने ये प्लॉट किया है एक ग्राफ, फिर से आप इस ग्राफ को देखिए, ये सांद्रता और समय के बीच है। पहले सांद्रता ज्यादा है तो समय कम है, और सांद्रता कम हो गई तो समय ज्यादा हो गया। इसके मतलब सांद्रता और समय अभिकारक के लिए एक दूसरे से अपोजिट होती है, एक दूसरे की अनुत्क्रमणीय होती है। व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं हम इसके, कि अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो समय कम होगा। ठीक है। और उत्पाद का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। इसलिए अगर हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए करते हैं तो इन दोनों ग्राफ को हम मिला देते हैं, और मिलाने के बाद अभिकारक का ग्राफ नीचे आ रहा है और उत्पाद का ग्राफ ऊपर जा रहा है। आपको निश्चित है समझ में आया होगा। आज हमने रसायन बलगतकी के बारे में बताया, आपको अभिक्रिया की दर बताई कि हम अभिक्रिया की दर को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी पूछना हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, और इस मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।